हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर मैकेनिक्स में। और आज की इस सेशन में हम प्रोडक्शन के एक सब टॉपिक मटेरियल साइंस को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मटेरियल साइंस के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि मटेरियल साइंस किसे बोलते हैं। मटेरियल साइंस है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो मटेरियल साइंस जो है वो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के इंजीनियरिंग मटेरियल्स के, जो भी हम इंजीनियरिंग में मटेरियल्स पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे मटेरियल साइंस कहते हैं। मटेरियल साइंस में हम यह देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी है वो मटेरियल के स्ट्रक्चर पे किस तरह डिपेंड करती है, कैसे हम मटेरियल का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं, ये हम मटेरियल साइंस सब्जेक्ट के अंदर कंसिडरेशन में लेते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिन्हें हम बारी बारी से देखते हैं। पहला नंबर पे है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ एटम्स which when repeated in all the crystallographic direction for infinite number of time results in the development of crystal lattice। क्या है? यूनिट सेल जो है वो स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स के ग्रुप का स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है। जब इसको ऑल द क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन में इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम रिपीट किया जाता है तो क्रिस्टल लैटिस बनती है। क्रिस्टल लैटिस किसे बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस जो है वो 3D नेटवर्क्स ऑफ लाइन है स्पेस में, इसे लाइन लैटिस भी कहते हैं। इसे आप याद रखें, 3D नेटवर्क ऑफ लाइंस क्या कहते हैं क्रिस्टल लैटिस को? 3D नेटवर्क्स ऑफ लाइन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तीसरा क्या है? स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या है? स्पेस लैटिस जो है वो 3D नेटवर्क्स ऑफ पॉइंट है। देखिए यहाँ से यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि स्पेस लैटिस जो है वो क्या है? वो है 3D नेटवर्क ऑफ पॉइंट। इन स्पेस इट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट लैटिस। स्पेस लैटिस को पॉइंट लैटिस भी कहते हैं। प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव सेल किसे कहते हैं? डिफाइंड एज अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैविंग एटम्स ओनली एट द कॉर्नर। प्रिमिटिव सेल जो है वो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है जिनमें एटम जो है वो ओनली कॉर्नर पे रहते हैं। लैटिस पैरामीटर क्या है? लैटिस पैरामीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ नेबरिंग कॉर्नर एटम। जो नेबरिंग कॉर्नर एटम्स हैं, कॉर्नर पे जो एटम्स होते हैं उनके बीच जो डिस्टेंस है उन्हें लैटिस पैरामीटर से डिनोट करते हैं। आगे हम देखेंगे इसके बारे में। चलिए, जो पहला अपना स्ट्रक्चर है, जो पहला अपना यूनिट सेल है वो है बीसीसी। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो देखिए इसमें 8 एटम जो हैं, जैसे ये एटम, ये जो ब्लू वाले एटम आपको दिख रहे हैं, 8 एटम कॉर्नर पे हैं और एक एटम बॉडी के सेंटर पे है। तो इस तरह के अरेंजमेंट ऑफ एटम को बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। वो जो हम लैटिस पैरामीटर की बात कर रहे थे वो यही है, ए। देखिए जो दो कॉर्नर एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसे ही लैटिस पैरामीटर ए बोला जाता है। जो आर है वो एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या? हर एटम का जो रेडियस है, जैसे ये एटम है, इसका जो रेडियस है यही आर है। तो इसमें देखिए जो एटॉमिक रेडियस और लैटिस पैरामीटर के बीच जो रिलेशन आती है वो कैसे आती है। तो हमें पता है बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब जो है, क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होता है वो a√3 है। a√3 होता है। तो देखिए आप पहले देख लीजिए इसको। ये हमने बनाया बॉडी, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल कोई भी डायगोनल लेंगे ऐसे करके, तो ये बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब होगा जो होता है, अगर इसका लैटिस पैरामीटर ए है तो बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब जो होता है वो a√3, ये फॉर्मूला है, अब हमें याद होगा। और जब हम इसको एटम के रूप में देखेंगे तो देखिए ये अपना बॉडी डायगोनल के लिए यहाँ से यहाँ इसका हाफ यानी 1r, ये 2r और ये तो 4r हो गए। 1r, 2r और 1r, 2 1 3 1 4r, 4r। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a इज इक्वल टू 4r/√3। ये लैटिस पैरामीटर और एटॉमिक रेडियस के बीच रिलेशन है। बीसीसी के कुछ एग्जाम्पल हैं, इन्हें आप ध्यान रखें। जैसे आयरन, आयरन कहाँ? एक्सेप्ट 910 एंड 1400 डिग्री सेल्सियस, 910 और 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच छोड़ के जहाँ भी आयरन है वो बीसीसी स्ट्रक्चर फॉलो करती है। वेनेडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, थैलियम। बीसीसी का जो प्रॉपर्टी होता है वो है हार्ड और ब्रिटल। बीसीसी जो स्ट्रक्चर जो है वो हार्ड और ब्रिटल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है एफसीसी। एफसीसी का क्या मतलब है? एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसमें 8 एटम्स कॉर्नर पे होते हैं। ये जो ब्लू वाले एटम्स है 8 एटम्स कॉर्नर पे होते हैं और 6 एटम्स जो हैं वो 6 फेस पे होते हैं। क्यूब के 6 फेस पे 6 एटम होते हैं। ठीक, इसमें जो हम रिलेशनशिप निकालेंगे ए और आर के बीच में वो इस तरह से होगा। फेस डायगोनल ऑफ यूनिट सेल जो होता है वो a√2 होता है, जहाँ पे इसमें भी वही वैसे ही देखेंगे तो 4r होगा, तो a इज इक्वल टू 4r बाय
√2, इसे आप याद रखें। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल है वो है आयरन। आयरन इस बार कहाँ 910 डिग्री से 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच जो आयरन रहेगा वो FCC स्ट्रक्चर होता है। एल्यूमिनियम, कॉपर, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, इन्हें आप याद रखें। FCC का जो प्रॉपर्टी है, FCC आर जनरली स्ट्रॉन्ग एंड डक्टाइल, ये याद रखें, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। FCC जो होता है वो जनरली स्ट्रॉन्ग एंड डक्टाइल होता है। ठीक, नेक्स्ट है HCP। HCP का क्या मतलब है? SCP है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखें, जैसे अभी तक हमने पढ़ा BCC, FCC, तो और इसके बाद HCP, तो इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखें। तो SCP के जो एग्जाम्पल हैं वो है मैग्नीशियम, जिंक, जिरकोनियम, कैडमियम, बेरिलियम, कोबाल्ट। HCP जो है वो लेस डक्टाइल कंपेयर टू FCC मटेरियल होता है। C/A का रेशियो होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, C जो है वो हाइट है और A जो है, A अपना वही डिस्टेंस है, लेटिस पैरामीटर जिसे बोलते हैं। तो C/A 1.633 होता है आइडियल SCP स्ट्रक्चर के लिए, लाइक मैग्नीशियम, और जो C/A है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो आप याद रखें C/A 1.633 होता है। ये कुछ रिलेशंस मैंने लिखे हुए हैं, A to R रिलेशंस, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, इन्हें आप जरूर याद रखें। ये सब के लिए दिए गए हैं। ये SC है सिंपल क्यूबिक, BCC है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, FCC है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, SCP है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो इन सबको आप याद रखें कि क्या क्या रिलेशन है। इसमें मैंने सारे एक जगह लिख दिए, इन्हें याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक याद रखना होता है स्टैकिंग सीक्वेंस। स्टैकिंग सीक्वेंस जो है वो FCC में ABC, 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 ABC ऐसे इन्फिनेटली बार रिपीट होता है, और SCP में क्या होता है AB, 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 ये इन्फिनेटली बार रिपीट होता है। एवरेज नंबर ऑफ एटम्स, जो जैसे हम पिछले स्लाइड में देखें एवरेज नंबर ऑफ एटम्स सबके बारे में, तो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है? एवरेज नंबर जो ऑफ एटम जो है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स विच ओरिजिनली बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। क्या मतलब है इसका? एवरेज नंबर ऑफ एटम वो नंबर ऑफ एटम है जो पर्टिकुलरली एक यूनिट सेल को बिलोंग करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर है डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नियरेस्ट एंड इक्विडिस्टेंस एटम सराउंडिंग एन एटम अंडर कंसिडरेशन। चलिए इसको हम देखते हैं, प्रीवियस स्लाइड पे जाके कोऑर्डिनेशन नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप BCC है, तो इसमें मान लीजिए ये नंबर, ये जो सेंटर पे है, क्यूब के सेंटर पे जो एटम है, रेड वाला एटम, इसको हम अपने कंसिडरेशन में लेते हैं। तो इससे इक्विडिस्टेंस एटम जो भी जितने होंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें एक दो जो भी कॉर्नर पे एटम्स हैं वो सारे इक्विडिस्टेंस हैं। BCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 8 होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए BCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 है। कोऑर्डिनेशन नंबर को समझने के लिए हमें जो यूनिट सेल है उसको 3D में समझना जरूरी होता है। तो इसे आप कुछ एनिमेशंस वीडियो के हेल्प से समझेंगे। एक बार अगर आप यूट्यूब पे कोऑर्डिनेशन नंबर का एनिमेशन वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अगला देखिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ये एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या है? Atomic packing factor is defined as the ratio of volume occupied by average number of atoms to the volume of unit cell। ठीक है, जो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स है उसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, डिवाइड कर देंगे अगर हम यूनिट सेल के वॉल्यूम से, तो जो आएगा वो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर रिप्रेजेंट करेगा। एक्चुअली में एटॉमिक पैकिंग फैक्टर रिप्रेजेंट करता है कि जो एटम्स है वो कितने ज्यादा स्ट्रिक्टली बॉन्डेड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इस नोट को देखिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आर नोन एज क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। जिस भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होगा वो क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर होगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है वो FCC और HCP के 0.74 ज़्यादा है, तो FCC और HCP जो है उसको हम क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर मानेंगे। डेंसिटी, इसमें जो मटेरियल साइंस है इसमें डेंसिटी हम 3 तरह से डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी, प्लेनर डेंसिटी एंड लीनियर डेंसिटी। चलिए देखते हैं। वॉल्यूम डेंसिटी जो होता है वो है वेट ऑफ एवरेज नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। प्लेनर डेंसिटी जो होता है वो है नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ प्लेन्स, और लीनियर डेंसिटी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ डायरेक्शन वेक्टर। इन्हें आप याद रखें, ये एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम। नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम क्या होता है? नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम होता है नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक प्लेन्स इनटू नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक डायरेक्शन। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को याद रखें। इसके बारे में कॉन्सेप्ट और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम इसको शॉर्टकट में ही देख रहे हैं। नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम क्या होता है? नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक प्लेन्स इनटू नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक डायरेक्शन। तो देखिए, जो FCC होता है उसमें नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम है 12, और जो SCP होता है उसमें स्लिप सिस्टम है 3, और जो BCC होता है उस स्लिप सिस्टम है 48। नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम जो है वो डक्टिलिटी का एक इंडेक्स है, मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम होगा वो उतना ही डक्टिलिटी उस मटेरियल का ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो FCC है उसका
जो स्लिप सिस्टम है वो 12 है और एचसीपी का 3 है, तो एफसीसी जो है वो हमेशा मोर डक्टाइल होगा एचसीपी के। लेकिन बीसीसी का जो नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम है 48 है, बीसीसी का नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम 48 है, लेकिन वो एफसीसी से कम डक्टाइल होगा। ये एक एक्सेप्शन है, इसे आप याद रखें। स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन क्या होता है? स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन ये डिफेक्ट्स हैं जो शॉर्ट रेंज डेविएशन फ्रॉम ट्रू क्रिस्टलिटी, जो ट्रू क्रिस्टलिटी होती है उससे जो शॉर्ट रेंज डेविएशन होती है उसे स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन या इन्हें आप डिफेक्ट्स भी बोल सकते हैं। तो देखिए टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, ये होते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स, सरफेस डिफेक्ट्स या वॉल्यूम डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स को 0 डायमेंशनल डिफेक्ट बोला जाता है, लाइन डिफेक्ट को 1 डायमेंशनल डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट्स को 2 डायमेंशनल डिफेक्ट्स और वॉल्यूम डिफेक्ट को 3 डायमेंशनल डिफेक्ट बोला जाता है। तो देखिए पॉइंट डिफेक्ट में क्या क्या डिफेक्ट्स होती हैं? पॉइंट डिफेक्ट में होती है, पहला है वैकेंसी, दूसरा है सेल्फ इंटरस्टिशियल, तीसरा है इम्प्यूरिटी, चौथा है फ्रेंकल डिफेक्ट्स और पांचवा है शॉर्ट की डिफेक्ट। आपको इनके नाम याद रखने हैं। जैसे क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट्स हैं वो किस तरह का डिफेक्ट है, तो आपको पता है वो 0 डायमेंशनल या पॉइंट डिफेक्ट्स है। इम्प्यूरिटी जो है वो 2 तरह की होते हैं। पॉइंट्स डिफेक्ट्स में जो इम्प्यूरिटी है वो 2 तरह की होती है, पहला है इंटरस्टिशियल एंड सब्स्टिट्यूशनल, दूसरा है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट्स में डिसलोकेशन होते हैं, उसमें पहला है एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन, तीसरा है सरफेस डिफेक्ट्स। सरफेस डिफेक्ट्स में ग्रेन बाउंड्रीज, लो एंगल बाउंड्रीज, ट्विन बाउंड्रीज, स्टैकिंग फॉल्ट्स, वही स्टैकिंग फॉल्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे एफसीसी का ए बी सी इस तरह से होता था। लेकिन अगर ये ए बी सी ना हो के ए बी सी और फिर ए बी हो जाए, मान लीजिए फिर ए बी सी हो जाए, तो इस तरह के डिफेक्ट्स को स्टैकिंग फॉल्ट्स बोलते हैं। चौथा है वॉल्यूम डिफेक्ट, जिसमें होता है कास्टिंग डिफेक्ट्स, फॉर्मिंग डिफेक्ट्स, वेल्डिंग डिफेक्ट्स। इन डिफेक्ट्स को हमने पढ़ा था। कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन, ये एक इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखें। जो कूलिंग कर्व है आयरन का वो इस तरह से दिखता है, कैसे? यहाँ पे 1539 डिग्री जो है 1539 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस में सारे टेम्परेचर लिखे हुए हैं। 1539 डिग्री सेल्सियस जो है ये आयरन का मेल्टिंग पॉइंट, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है। तो इसके ऊपर ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। 1539 से 1539 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आयरन जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। फिर जैसे ही हम इसको थोड़ा सा कूल करते हैं तो आयरन अपना स्टेट ट्रांसफॉर्म करता है। ये लाइन देखिए, ये लाइन जो है ये स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन लाइन है। यहाँ पे आयरन डेल्टा आयरन में चेंज हो जाता है जो बीसीसी स्ट्रक्चर होता है और नॉन मैग्नेटिक होता है, ठीक। जैसे ही हम 1400 डिग्री सेल्सियस पे आते हैं तो यहाँ पे इसका स्टेट ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, ये बस क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। देखिए ये जो दोनों लाइन है ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन है। मतलब जो हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे बीसीसी, एफसीसी, एससी, एचसीपी, इनमें चेंज हो रहे हैं अब। तो जो 1400 से 910 डिग्री के बीच है ये गामा आयरन है, जो एफसीसी स्ट्रक्चर होता है, नॉन मैग्नेटिक, हमने पढ़ा था। फिर 910 डिग्री जो है वहाँ पे भी सिर्फ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे अल्फा आयरन है लेकिन ये बीसीसी है, नॉन मैग्नेटिक। और जब 768 डिग्री पे आते हैं तो ये नॉन मैग्नेटिक से मैग्नेटिक ट्रांसफर हो जाता है, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर का बीसीसी पे ही, अल्फा आयरन का। इसे हम मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लाइन बोलते हैं। और ये जो टेम्परेचर है 678 डिग्री सेल्सियस, इसे क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। टेम्परेचर और टाइम के बीच का ये ग्राफ है, इसे आप याद रखें। इसे इस तरह से याद रखें कि 1539 से 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है वो आयरन किस फॉर्म में रहता है, तो वो डेल्टा आयरन है और बीसीसी स्ट्रक्चर नॉन मैग्नेटिक होता है। इस तरह से आप याद रखें। चलिए देखते हैं आगे। आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम। आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम एक बड़ा डायग्राम है, इसे में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले इसमें 3 रिएक्शंस होती हैं, पेरिटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टिक रिएक्शन एंड यूटेक्टॉइड रिएक्शन। पेरिटेक्टिक रिएक्शन क्या होता है? पेरिटेक्टिक रिएक्शन में डेल्टा प्लस लिक्विड एक गामा बनाता है। डेल्टा क्या है? डेल्टा यानी एक सॉलिड और एक लिक्विड मिलके एक दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होता है पेरिटेक्टिक रिएक्शन में? पेरिटेक्टिक रिएक्शन में एक सॉलिड एक लिक्विड मिलके दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी डेल्टा प्लस एल इट चेंजेज इनटू गामा। अब ये पेरिटेक्टिक रिएक्शन 1492 डिग्री सेल्सियस 0.18% कार्बन पे होता है। चलिए देखते हैं फिगर में पेरिटेक्टिक रिएक्शन का है। ये जो अपना रिएक्शन है, ये जो मैंने ब्लू कलर से दिखाई, ये तीनों जो ब्लू कलर से है ये रिएक्शन को ही शो कर रहे हैं। तो जो अपना पेरिटेक्टिक रिएक्शन है वो यहाँ है, लिक्विड प्लस डेल्टा कन्वर्टेड इनटू गामा। तो यहाँ पे जो कार्बन का परसेंटेज है वो भी इस फिगर में दिया हुआ है, कितना? 0.18% कार्बन, यानी यहाँ पे जो कार्बन का परसेंटेज है कितना है? 0.18% ऑफ कार्बन। आपको बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। दूसरा है यूटेक्टिक रिएक्शन। यूटेक्टिक रिएक्शन कितना पे होता है? ये 1147 डिग्री सेल्सियस और 4.3% कार्बन पे होता है। इसमें क्या है? देखिए इसमें एक लिक्विड जो है
वो गामा और प्लस Fe3C में कन्वर्ट हो रहा है। ये यानी एक लिक्विड सॉलिड 2 और सॉलिड 3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये गामा प्लस Fe3C को के मिश्रण को हम एक लेडी ब्यूराइट बोलते हैं। आगे देखिए, आगे है यूटेक्टोइड रिएक्शन। पहले सबसे पहले देख लेते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन कहाँ है। फिगर में यूटेक्टिक रिएक्शन यहाँ पे है। देखिए लिक्विड जो चेंज हो रहा है, ये रिएक्शन जो है यूटेक्टोइड रिएक्शन है, गामा प्लस Fe3C। इसका कितना परसेंट कार्बन है? ये 4.3% कार्बन, यानी यहाँ जो लिखा हुआ है कार्बन का परसेंटेज देखिए 4.3% कार्बन पे होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हें आप बस याद रखें और कुछ मत याद रखें। तीसरा यूटेक्टोइड रिएक्शन। यूटेक्टोइड रिएक्शन कितना पे होता है? 720 डिग्री सेल्सियस एंड 0.8% ऑफ कार्बन। चलिए फिगर में देखिए क्या है, ये यहाँ है, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे गामा जो है वो कन्वर्ट हो रहा है अल्फा प्लस Fe3C में, यानी एक सॉलिड 2 जो है वो सॉलिड 2, सॉलिड 4 और सॉलिड 3 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी अल्फा प्लस Fe3C के मिक्सचर को हम परलाइट बोलते हैं। ठीक, ये क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आप बस इतना ही याद रखें और इस फिगर में ये ध्यान रखें कि कहाँ कौन सा रिएक्शन हो रहा है। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इस नोट को याद रखें। पूरा आयरन कार्बाइड डायग्राम हमें नहीं ध्यान रखना है, जितना मैं बस बोल रहा हूँ उतना आप ध्यान रखें। जो डेल्टा फेराइट है उसमें कार्बन का जो परसेंटेज है वो 0.1% है। डेल्टा फेराइट कहाँ है आप खोजिए, ये देखिए, ये डेल्टा फेराइट, यानी यहाँ पे जो कार्बन का परसेंटेज है वो 0.1% है। जो गामा ऑस्टेनाइट है वहाँ पे कार्बन का जो परसेंटेज है वो 2% है। यहाँ देखिए, ये गामा ऑस्टेनाइट है, यहाँ पे 2% है। जो अल्फा फेराइट है वहाँ कार्बन का जो परसेंटेज है वो कितना है? 0.025% है। अल्फा फेराइट जो है वहाँ पे कार्बन का परसेंटेज जो है वो 0.025% है, यानी यहाँ पे अल्फा फेराइट है। और जो Fe3C है वहाँ पे 6.67% है। Fe3C लास्ट वाला पॉइंट आ जाता है यहाँ पे 6.67% ऑफ कार्बन। बस इतना ही आप याद रखें और कुछ ज़्यादा याद रखने का जरूरत नहीं। एक ये याद रखें कि हाइपोयूटेक्टोइड स्टील्स जो है वो 0.8% तक है, और हाइपर यूटेक्टाइड स्टील जो है वो 0.8% से 2.1% तक। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील कहाँ पे है, तो वो 0.8% ऑफ कार्बन से 2.1% ऑफ कार्बन पे है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें। ओके, चलिए देखते हैं कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की। ये मैंने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का डायग्राम बना रखा है माइल्ड स्टील के लिए। किसके लिए बना हुआ है? माइल्ड स्टील के। तो चलिए जब शुरू से स्टार्टिंग करते हैं जीरो से। ये अपर यील्ड पॉइंट है, ये लोअर यील्ड पॉइंट है, ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, और ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। इसमें हमें कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है। देखिए, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ये लीनियर फॉलो हो रहा है, ये हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है अप टू इलास्टिक लिमिट या अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। इतना आप याद रखिए इस क्वेश्चन को कि जो हुक्स लॉ है वो वैलिड होता है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक लिमिट। यहाँ पे यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो लीनियरली वेरी करेंगे अप टू अपर यील्ड पॉइंट। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या है? प्रोपोर्शनल स्ट्रेस। ये प्रोपोर्शनल स्ट्रेस क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब वो स्ट्रेस जहां तक स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। इलास्टिक लिमिट क्या है? इलास्टिक लिमिट इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच द मटेरियल इज इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब वो स्ट्रेस का वो वैल्यू जहां तक मटेरियल जो है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन में है, मतलब वहां से इलास्टिक रिकवरी हो सकती है। अगर उससे फर्दर हम जो स्ट्रेस डालेंगे तो वो मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला जाएगा, जहां से रिकवरी पॉसिबल नहीं होगी। तीसरा क्या है? यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस क्या होता है? डिफाइंड एज द ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट विच अ मटेरियल एग्जिबिट्स परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट ए एप्रिसिएबल स्ट्रेन हार्डनिंग। चौथा क्या है? प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस एट विच ए मटेरियल एग्जिबिट्स ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन। इन डेफिनेशन को आप बस याद रखें, थोड़ा थोड़ा पढ़ के ध्यान रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द मटेरियल विद इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन लिमिट। रेजिलियंस जो है वो एनर्जी, जो मटेरियल के द्वारा जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है इलास्टिक डिफॉर्मेशन लिमिट के अंदर में, उसे हम रेजिलियंस बोलते हैं। रेजिलियंस इज गिवन बाय एरिया अंडर लोड वर्सेज इलोंगेशन डायग्राम विद इन इलास्टिक लिमिट। जब हम लोड और इलोंगेशन डायग्राम के बीच का एरिया निकालेंगे तो वो इलास्टिक लिमिट तक का एरिया निकालेंगे, वो रेजिलियंस देगी। प्रूफ रेजिलियंस मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अप टू इलास्टिक लिमिट। प्रूफ रेजिलियंस जो होता है, प्रूफ रेजिलियंस वो क्या होता है? मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अप टू इलास्टिक लिमिट। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज एरिया अंडर स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन डायग्राम अप टू इलास्टिक लिमिट, और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज अ प्रॉपर्टी। इसे आप ध्यान रखें, रेजिलियंस जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं होती है। मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है वो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होती है। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है जो रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम होती है। चलिए अगला देखते हैं, टफनेस। टफनेस क्या है?
टफनेस इज टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल अप टू फ्रैक्चर। जो टोटल एनर्जी है वो फ्रैक्चर तक जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है मटेरियल, उसे टफनेस बोलते हैं। और देखिए जो रेजिलेंस है वो टोटल एनर्जी है वो कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट तक जितना एब्जॉर्ब करेगी उसे रेजिलेंस, और जो फ्रैक्चर तक जितना एब्जॉर्ब करेगी उसे टफनेस बोलते हैं। ठीक, टफनेस भी जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी कौन सा है, प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ टफनेस। मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है, टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज गिवन बाय टोटल एरिया अंडर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू फ्रैक्चर। तो देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं, जब हम इलास्टिक लिमिट तक यानी यहाँ तक जितना एरिया निकालेंगे, ये वाला जो शेडेड एरिया मैंने अभी किया है, इस एरिया को निकालेंगे तो ये मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बताएगा। लेकिन अगर हम इस पूरे एरिया को यानी जो यहाँ तक है फ्रैक्चर तक, इस तक पूरे एरिया को ले लेंगे तो ये एरिया बताएगा मॉडुलस ऑफ टफनेस। ओके, और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस एंड मॉडुलस ऑफ टफनेस दोनों ही प्रॉपर्टीज हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं। सातवां क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एग्जिबिट एक्सटेंसिवली परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड टेंसाइल स्ट्रेस या लोड। आठवां क्या है, मेलिबिलिटी। एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एग्जिबिट एक्सटेंसिवली परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड कंप्रेसिव फोर्सेस। फोर्स के यहाँ पे ये कंप्रेसिव फोर्स और यहाँ पे अप्लाइड टेंसाइल स्ट्रेस या लोड की वजह से। चौथा क्या है, स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या है, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन और इलास्टिक डिफ्लेक्शन। चलिए कुछ टेस्ट होते हैं, इंडेंटेशन हार्डनेस टेस्ट, जैसे इस टेस्ट के नाम आप याद रखें, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट, विकर हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट एंड क्रीप टेस्ट। इन टेस्ट के आपको नाम याद रखने हैं। जो इंडेंटेशन हार्डनेस टेस्ट होते हैं वो यही होते हैं, ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट, विकर हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट एंड क्रीप टेस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखें। जो टीटीटी डायग्राम होता है वो आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कर्व होता है, ऑल्सो नोन एज एस कर्व, सी कर्व एंड ब्रेन कर्व। टीटी डायग्राम का क्या फुल फॉर्म है, टीटी डायग्राम का फुल है टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन। टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम जो है टीटीटी डायग्राम, वो आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है। इसे एस कर्व, सी कर्व और ब्रेन कर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।